हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस करा था। 10 मिनट की वीडियो बनाई थी। आई थिंक वो थोड़ा सा कैमरा बहुत बड़ा बना हुआ था और आपको शायद वीडियो ढंग से समझ में ना आई हो, बट कोई बात नहीं। हम कभी कभार चाहते हैं कि हम लाइफ में थोड़ा सा एडजस्ट भी करना सीखें, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि उसमें माइक ठीक था। माइक ठीक होने की वजह से आपको वीडियो जो है वो थोड़ी बहुत तो समझ में आ चुकी होगी, ठीक है बेटा। और वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट भी नहीं था, तो हम उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमने उस दिन आपको बताया था, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब बेटा ये डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? डिस्पर्जन का मतलब होता है लाइट का टूटना, ठीक है बेटा जी। डिस्पर्जन जो है ना, इसको पूरा लिखने से पहले आप पूरा डिस्पर्जन लिखें, उससे पहले डिस्पर्जन का ही मेन रीज़न समझने के लिए डिस्पर्जन का मतलब क्या है। वैसे मैंने बता दिया डिस्पर्जन का मतलब टूटना है, लेकिन एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या है? उस एक्टिविटी में हम करेंगे, एक छोटी सी एक्टिविटी है जिसमें हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो आप ऊपर हेडिंग डाल सकते हैं, चाहे डिस्पर्जन ऑफ लाइट, नहीं तो हेडिंग पहले ये डाल लीजिए, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। और उसके बाद ये जैसे ये टॉपिक होगा फिर हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट की डेफिनेशन करेंगे, ठीक है बेटा जी। तो क्या होती है, देखिए ऐसा आपका एक ग्लास प्रिज्म होता है। हमने सिर्फ उसका फ्रंट व्यू दिखा रखा है, ठीक है। और मैं आपको उसको बैक व्यू दिखा सकता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, तो ये उसका साइड व्यू है। तो लाइट जो है ना, वो ओरिजिनलिटी में ये समझिए यहाँ से जा रही है, इसके साइड व्यू से, ठीक है। इसके साइड व्यू से एक लाइट का सोर्स जा रहा है। साइड व्यू से क्या जा रहा है? लाइट का एक सोर्स जा रहा है, ठीक है बेटा जी। लाइट का एक सोर्स, कोई भी लाइट हो सकती है, कोई भी लाइट। आप प्रिज्म अगर देखेंगे नेट पे तो कोई भी लाइट मान लीजिए, ठीक है। अब इधर ऑब्जर्व कीजिए, मान लीजिए एक लाइट यहाँ से जा रही थी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगी? रिफ्रैक्शन होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपका जो मीडियम है वो चेंज हो गया। रिफ्रैक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिफ्रैक्शन के लिए बेटा जी आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। 90 डिग्री का एंगल। अब देखो ये लाइन है, इसके साथ ये 90 डिग्री का एंगल बन गया जी। नॉर्मल हो गया, इसको मान लो N1। इसमें कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ बातें बतानी है होता क्या, ठीक है। ये मान लो एंगल I, ठीक है जी। मान लिया एंगल I। अब चीज़ ऑब्जर्व करो, इसका ओरिजिनल पाथ जो होता है वो बना दो। बना दिया, ये उसका ओरिजिनल पाथ होता। थोड़ा सा कर्व दिखाना है तो थोड़ा सा लाइन सही अच्छी कर दो, ठीक है ना। तो ये उसका ओरिजिनल पाथ होता अगर ये रिफ्रैक्शन ना करती। लेकिन आपने पढ़ा हुआ है रिफ्रैक्शन में कि अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी। अब देखो मीडियम कौन सा है? ये रेयरर है, ये डेंसर है, क्योंकि एयर तो रेयरर ही होता है और बाकी उसके सामने हर कोई डेंसर ही होता है, ठीक है बेटा जी। अगर लाइट रेयरर से डेंसर जाती है, अगर लाइट आरडी के पास, तो इसका मतलब ये नॉर्मल के क्या हो जाएगी? ये इसका ओरिजिनल पाथ है, ये नॉर्मल की लाइन है, तो ये थोड़ा सा नॉर्मल के पास हो जाएगी। थोड़ा सा नॉर्मल के, पूरा नॉर्मल के पास नहीं दिखा देंगे, थोड़ा सा ही डिफ्लेक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होगी। डिफ्लेक्ट क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा सा ही रिफ्रैक्ट होगी, थोड़ा सा नॉर्मल के पास हो जाएगी। ये उसका ओरिजिनल पाथ, इधर नॉर्मल था, ये रहा नॉर्मल, तो ये नॉर्मल के थोड़ी सी पास आ गई, ठीक है। आ गई नॉर्मल के पास। अब ये फिर से मीडियम चेंज हो गया, अब फिर से क्या आ रहा है? रेयरर। तो सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम करना है आपने नॉर्मल बनाना है। सबसे पहला काम क्या करना है? नॉर्मल बनाना है, ठीक है। इसको मान लो एंगल R1, ठीक है। एंगल R1 आप कुछ भी मान सकते हो, रिफ्रैक्टिंग एंगल। ये हो गया एंगल R2। अब ये एक तरीके से इंसिडेंट का काम कर रहा है, लेकिन मैंने रिफ्रैक्शन अंदर हुई है तो मैं R2 से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपको ग्लास लैब में भी आपने पढ़ा था। ये आपकी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ठीक है बेटा जी। ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे।
ठीक है, ये अभी लिखूंगा नहीं, बाद में लिख लेना अपना, क्योंकि अगर मैंने लिख दिया ना यहाँ पे और गुच्चू मुच्चू मच जाएगा। पूरा बता देंगे वो टेंशन मत लो, ठीक है। अब समझिए आगे। अब अगर रिफ्रैक्शन ना होती तो, अगर रिफ्रैक्शन ना होती तो ये सीधा सीधा चला जाती हूँ, चला जाता अगर रिफ्रैक्शन ना होती तो। लेकिन अब रिफ्रैक्शन हो रही है तो ये कहाँ जाएगा, डॉक्टर से दूर। तो ये नॉर्मल था, ये इसका पाथ होता, तो ये थोड़ा सा दूर चला जाएगा, थोड़ा सा दूर चला जाएगा, ठीक है बेटा जी। और ये रे बाहर निकल जाएगी और इस एंगल को बोल देंगे एंगल ऑफ एमर्जेंस, एंगल ऑफ एमर्जेंस, या नाम दे दो ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। अब दो बातें और याद रखनी है आपने। एक ये वाला एंगल होता है जो प्रिज्म का होता है, वो उसको हम डिनोट करते हैं एंगल ए से। उसको किससे डिनोट करते हैं, एंगल ए से। और ये प्रिज्म का जो एंगल होता है ना, वो हल्का सा इसके रिफ्रैक्शन पैटर्न को चेंज कर देता है। मतलब अगर ये चीज़ वाइड हो जाएगी तो नॉर्मल पे शिफ्ट हो जाएगा, नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा तो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन भी शिफ्ट हो जाएगी, मतलब रिफ्रैक्शन जो हो रही है उसकी वो भी शिफ्ट हो जाएगी, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये जो इसका ये पाथ था, देखो ये उसका ओरिजिनल पाथ था और ये उसका एमर्जिंग पाथ है। इसका मतलब है कि अगर आप यूं रे छोड़ोगे ना और सामने वाला बंदा आंख यहाँ लगा के बैठा होगा तो उसको यूं रे आती हुई नजर आएगी और उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि रे यहां से कहीं से आ रही है। उसको क्या पता रिफ्रैक्शन कर रही है नहीं कर रही, उसको तो यूं रे आती हुई नजर आ रही है। आपने छोड़ी यूं थी, आपने तो यूं छोड़ी थी टेढ़े एंगल पे यूं, उसको नीचे हुई नजर आ रही है, उसको लग रहा है कि पीछे कहीं से आ रही है, लेकिन आ कहां से रही थी, ओरिजिनल यहां से। तो ओरिजिनल पाथ और एमर्जेंट पाथ जहां से उसको रे निकलती हुई नजर आई, उसके बीच में जो एंगल बनता है ना बेटा, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसको इससे भी डिनोट कर सकते हैं और वैसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है जी, एंगल ऑफ डेविएशन। समझो क्या क्या हमने पढ़ा। एक प्रिज्म था, जिस प्रिज्म का एंगल था एंगल ए, मैं साथ साथ लिख देता हूँ। ए क्या था, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये आपने लिखना है साथ साथ, एंगल ऑफ प्रिज्म। अभी समझिएगा कि इसका मेन रोल कहाँ शुरू होगा। अभी तो मेन ये सिर्फ बताया है कि प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होती है, प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होती है, ठीक है बेटा जी। उसके बाद अगला था आपका एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। R1 R2 की जरूरत नहीं है, अंदर वाला कोई काम नहीं चाहिए हमें। एंगल ई, एंगल ऑफ एमर्जेंस, एंगल ऑफ एमर्जेंस, ठीक है बेटा। ए बी इंसिडेंट रे, ए बी क्या है, ए बी इज इंसिडेंट रे। बी सी रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है जी। सी डी एमर्जेंट रे, एमर्जिंग रे, एमर्जेंट रे, ठीक है जी। एंगल ई हो गया, बी सी वी सी हो गया, ए हो गया, और ये लास्ट वाला गामा, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है जी। तो ये सारी बातें हमने उसको लिख के भी बता दी। तो इतना एंगल डेविएट हुआ। ओरिजिनल ये जा रहा था, अगर रिफ्लेक्शन ना होती, रिफ्लेक्शन सब कुछ होने के बाद इंसान को कैसे दिखा, यहाँ दिखा। तो ये जो बीच में एंगल बना, ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन, कि उसका एंगल का डेविएट कितना हुआ, एंगल का डेविएट कितना हुआ। तो कुछ ऐसे लाइट मूव करती है जब वो ग्लास के प्रिज्म से पास करती है, ग्लास के प्रिज्म से पास करती है, ठीक है बेटा जी। तो ये छोटी सी एक्टिविटी थी और ये पेपर में आ जाती है, बहुत बार आ जाती है। एक्सप्लेन द एक्टिविटी ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म के थ्रू आपको रिफ्रैक्शन शो करनी है, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ? हाँ जी बेटा, ठीक है। अब बात आ जाती है हमारी डिस्पर्जन ऑफ लाइट की।
dispersion of light. The splitting of light into its constituent colors is called, दूसरा मार्कर चला के देखते हैं, थोड़ा स्लो हो गया, is called dispersion of light, is called dispersion of light. इसका मतलब क्या? वो कह रहा है कि जब आपकी लाइट कोई प्रिज्म से पास करती है ना, तो उस लाइट में जितने भी कलर्स होते हैं उन कलर्स में वो टूट जाती है. ये कहता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट. अभी मैंने सिर्फ डिस्पर्जन ऑफ लाइट बताया. तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या कहता है कि एक लाइट अगर प्रिज्म से पास करेगी, अगर लाइट प्रिज्म से पास करेगी तो उसमें जितने भी कलर्स होंगे उन कलर्स में वो टूट जाएगी. जितने भी कलर्स होंगे उन कलर्स में वो टूट जाएगी. ठीक है बेटा जी, उन कलर्स में वो टूट जाएगी. ठीक है, ये वो कहता है. समझ गए? तो वो कहता है कि जितने भी उसके कलर्स होंगे उतने कलर्स में वो टूट जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, अब इसका ना डिस्पर्जन ऑफ लाइट की डेफिनेशन नहीं याद रखनी हमने रखनी है अगली मेन डेफिनेशन, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट. वाइट लाइट की डिस्पर्जन क्या होती है? इसका मतलब अब कौन सी लाइट का कलर, कौन सा कलर टूटने वाला है? वाइट कलर. तुम कहोगे सर वाइट में भी कलर होते हैं? वाइट लाइट में तो कलर होते हैं सारे. द splitting of white light, the splitting of white light into its 7 constituent colors, into its 7 constituent colors is called dispersion of white light, is called dispersion of white light. तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं dispersion of white light. अब इसका डायग्रामेटिकली हम समझ सकते हैं. देखिए बेटा क्या कहता है. ये कहता है कि अगर वाइट लाइट प्रिज्म से पास करेगी ना, अगर वाइट लाइट का सोर्स, सूरज भी एक वाइट लाइट का सोर्स है, इवन आपके ट्यूब लाइट भी एक वाइट लाइट का सोर्स है, तो अगर ये वाइट लाइट इसमें से पास करेगी तो ये अपने सातों कलर्स में नीचे चला गया, थोड़ा क्लोज बना देंगे. ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखाने वाला है कि अपने सातों कलर्स में टूट जाएगी. तो ये यूं आ जाएगी, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड. ठीक है, थोड़ा क्लोज बना लेना बराबर डिस्टेंस पे. तो ये ऐसे आपके 7 कलर्स में टूट जाएगी और यही 7 कलर्स फिर बाहर निकल जाएंगे. और यही 7 कलर्स किसके होते हैं? रेनबो के. इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, विबग्योर. साथ में लिख भी लेना विबग्योर, या आपने पढ़ रखा है रेनबो के 7 कलर्स हैं. तो अगर वाइट लाइट को आप प्रिज्म में मारोगे तो आपको 7 कलर्स में वो वाइट लाइट टूटती हुई नजर आ जाएगी. इवन आप 2 मिनट लगाइए और 2 मिनट में एक नेट पर सर्च कर दीजिए डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट, आपको 1 सेकंड के अंदर ऐसा प्रिज्म नजर आ जाएगा और उसके अंदर 7 कलर्स टूटते हुए नजर भी आ जाएंगे. ठीक है बेटा जी, तो ये होती है डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट, कि द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट. और कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स कौन कौन से होते हैं? दैट इज विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. तो ये आपके 7 कलर्स होते हैं जब वाइट लाइट का सोर्स प्रिज्म से पास करता है. जो आपके आसमान में सूरज होता है ना, सूरज के थ्रू जो रेनबो बनता है, कल ही बना है, आप रोहतक में तो कल ही बना है, तो वो भी यही चीज़ शो करता है. बट वो जो शो करता है ना, वो ड्रॉपलेट में करता है.
वो किस में शो करता है? ड्रॉपलेट में। मतलब जो पानी की ड्रॉपलेट होती है ना, उसमें भी डिस्पर्जन हो जाती है। उसमें भी क्या हो जाती है? डिस्पर्जन। समझ गए? उसमें भी क्या हो जाती है बेटा? डिस्पर्जन। ठीक है जी। तो ये आपका होता है कि वाइट कलर जो है वो अपने 7 कलर्स में टूट जाता है। अब क्यों टूटता है? मेन रीजन इज वाई, कि आखिर जो है वो टूटता क्यों है? इसलिए टूटता है क्योंकि हर एक कलर की जो लाइट है, वॉयलेट जो है, जो रेड है, उसके बीच में जितने भी कलर हैं, उन सब कलर की जो वेवलेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। डिफरेंट वेवलेंथ एंड डिफरेंट स्पीड। जो इन कलर्स होते हैं ना, रेड कलर, ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, सारे कलर्स जो होते हैं उन सब की जो वेवलेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। वेवलेंथ क्या होती है? डिफरेंट। वेवलेंथ मतलब लैम्डा। हर किसी की वेवलेंथ डिफरेंट होती है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ किस किस की होती है? तो ऑब्वियसली रेड या वॉयलेट में से मैक्सिमम होगा और रेड या वॉयलेट में से मिनिमम होगा, क्योंकि वो सबसे नीचे और वो सबसे ऊपर है। तो आपने पता लगाना है मैक्सिमम किसकी होती है वेवलेंथ। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड की। और कितनी होती है? इसकी होती है लगभग 8000 आंगस्ट्रॉम। आंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10। 8000। मम्मी 5 मिनट में आ रहा हूं। ठीक है। और दूसरी तरफ किसकी होती है? सबसे मिनिमम होती है आपके वॉयलेट की। मिनिमम किसकी होती है? वॉयलेट की 4000 के करीब होती है। ठीक है बेटा जी। और एक और चीज याद रखना, वेवलेंथ जो होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। जो वेवलेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? स्पीड के। ठीक है बेटा जी। और जितनी ज़्यादा स्पीड होएगी उतना कम रिफ्रैक्शन होएगी। जितनी ज़्यादा स्पीड होएगी उतना कम रिफ्रैक्शन होएगी। मतलब उनमें जो डेविएशन आएगा एंगल का, ओरिजिनल पाथ और उसका जो पाथ बना है वो कम आएगा। ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। छोटे छोटे पॉइंट्स ना साइड्स में लिख लिया करो। यही एक एक नंबर के क्वेश्चन कभी कभार बोर्ड बना के दे देते हैं। ठीक है बेटा जी। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी, ये सब क्वेश्चंस पढ़े। और इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद अब आखिरी में एक क्वेश्चन आता है। आखिरी में बहुत अच्छा। एक लास्ट पार्ट है इस डिस्पर्जन टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद हम आज के लेक्चर को अपना वाइंड अप करेंगे। बहुत ही अच्छा लेक्चर लगा अभी तक। ये सब कुछ बातें याद रखना बेटा। इस आखिरी टॉपिक में क्या है? लास्ट टॉपिक इज आपका रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट। रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट। और इवन मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, सच बताऊंगा, पिछले साल के पेपर में ये आया हुआ था। पिछला साल मतलब अभी जो पेपर, इवन आई चेक्ड इट, और उसमें मैंने पेपर देखा था, क्वेश्चन देखा था। तो उसमें ना 2 चीज़ें पूछी हुई थी। एक तो पूछा हुआ था हाउ रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट अकर्स, कैसे अकर करती है और क्या फिनोमिनाज होते हैं, कैसे मतलब मेन प्रोसेस होती है। तो हाउ यू कैन, आप कैसे कह सकते हो? वो कह रहा है कि आपके पास एक ग्लास प्रिज्म है, ठीक है, और उसमें से आपने वाइट लाइट भेजी, वाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स में टूटी। वैसे ना 7 मत दिखाया करो, 2 ही दिखाया करो, क्योंकि बीच वाले तो अपने आप आ जाएंगे। 7 कलर्स में टूट गई, ठीक है, रेड जो भी है देख लें, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। अब वो चाहता है कि आपको वापस से वाइट लाइट मिल जाए। रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट मतलब वापस से वाइट लाइट का मिल जाना, वो चाहता है कि आपको वापस से वाइट लाइट मिल जाए। तो कैसे होगा? देखो बेटा, अगर आप क्या करें, आप इसके साथ एक इन्वर्टेड प्रिज्म लगा दें, उल्टा प्रिज्म। तो इस सब ने क्या किया था? लाइट को तोड़ा था। अब देखो ये प्रिज्म क्या करेगा,
ये प्रिज्म जो है ना वो लाइट को जोड़ेगा, और आपको सातों की सातों लाइट एक स्क्रीन पर वाइट लाइट की फॉर्म में मिल जाएगी, वाइट लाइट की फॉर्म में मिल जाएगी। तो ये आपका होता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म का काम। रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट का मतलब क्या होता है कि आपकी जो वाइट लाइट है ना वो कंबाइन हो जाएगी, मतलब फिर से आपको वाइट लाइट मिल जाएगी। अब एक लिखना भी होती है लाइन, when we place two prism in which one is inverted, then we get the white light, again on the screen as shown in figure। तो ये सीधा बात ये लिख देंगे ना, आपके पेपर में नंबर आ जाएगी। और पिछली बार के पेपर के हिसाब से यही बातें बच्चों ने लिखी हुई थी, एंड आई गिव देम 3 मार्क्स। डायग्राम के 2 मार्क्स थे, एग्जैक्ट डायग्राम बना के आओगे, बिल्कुल ठीक डायग्राम है ये। 2 डायग्राम के नंबर थे, 1 नंबर ये लिखने का था। तो लिखने के भी नंबर होते हैं, वहाँ नंबर डिवाइड होते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप लिख के आ जाओगे ना, फुल मार्क्स 3 नंबर। और 3 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ था पिछली, अभी मैं झूठ नहीं बोलता, अभी आया हुआ था। बहुत सारे क्वेश्चन सीधा मेरे पढ़ाए हुए बातों में से थे, कोई अड़ंग बड़ंग नहीं है, कुछ बहुत बड़ा ज्ञान नहीं लेना, मोटी मोटी बुक्स नहीं पढ़नी। जो मैंने पढ़ा दिया ना उसमें से आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, दैट आई एम एश्योरिंग यू। मैं पिछली बार बच्चों को एश्योर करता था, अगले चाहते क्या और पढ़ लो, हमारा क्या बेटा, उतने कम नंबर आएंगे जितना एडवांस बनने की कोशिश करोगे, बनो। लेकिन एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट साइंस है, साइंस में पता है कि ये बेसिक है, सीबीएसई के हिसाब से बेसिक है, सीबीएसई के हिसाब से मुझे यही पढ़ना है। एनटीएससी प्रिपरेशन के लिए, फिटजी, एलन, इन सब की प्रिपरेशन के लिए मुझे अलग से पढ़ना है, वो मेरी अलग से नोटबुक होगी। एनसीईआरटी के लिए, सीबीएसई के लिए मेरा एनसीईआरटी बहुत अच्छा है, और इवन हर चीज़ मेरा करवाया हुआ था, हर चीज़। मैं किसी बात का ईगो नहीं है, किसी बात का घमंड नहीं है, बट हर चीज़ मेरी करवाई हुई थी। तो आपको प्रिपेयर करना है बस, ठीक है बेटा जी। तो होप आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, और कल फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून्ड, एंजॉय करते रहिए अपने लेक्चर्स को। हैव ए नाइस डे बेटा जी।